हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अजय हम लोग कर रहे हैं अपना टॉपिक कौन को कंटिन्यू। आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द कॉन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द कॉन। ठीक है जी। ये मान लो आपके पास कौन है, ये जो चीज है वर्टेक्स, नॉर्मली हम इसको मान लो ये सही x1 y1 z1 है या x y z है। हमें ये पता करना है। कैसे पता करना है वो देखते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि क्या वर्किंग मेथड है। show that first question, show that the equation the equation x square minus 2y square plus 5z square plus 3z square minus 4xy plus 5yz minus 6zx plus 8x minus 19y minus 2z, वैसे ही इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉन। तो क्या बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉन? रिप्रेजेंट द कॉन एंड फाइंड इट्स वर्टेक्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड इट्स वर्टेक्स। सबसे पहले इसको होमोजीनियस बनाओ। मान लो आपने इसको नंबर 1 मान लिया। मेक होमोजीनियस वन, मेक होमोजीनियस वन विद द हेल्प ऑफ टी, विद द हेल्प ऑफ टी। मतलब लाइक होमोजीनियस मतलब सेम डिग्री। तो ये इक्वेशन किस टाइप की बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5yz माइनस 6zx प्लस 8xt माइनस 19yt माइनस 2zt और माइनस 20t स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 0। बनी होमोजीनियस, टी की हेल्प से हमने इसको होमोजीनियस बना। अब वर्किंग मेथड क्या है कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं सबके, एफ का, वाई का, जेड का, टी का, और उनको विद रिस्पेक्ट टू करके जीरो करते हैं। पार्शियल मतलब जब आप सिर्फ जो आपके पास लिखा है उसी को वेरिएबल मानते हो, बाकी कोई कोई वेरिएबल नहीं। एक्स का कितना आ जाएगा? 2x, वाई का 0, इसका भी 0, इसका कितना आ जाएगा? माइनस 4y, इसका 0, इसका कितना आ जाएगा? माइनस 6z, इसका कितना आ जाएगा? प्लस 8t इक्वल टू क्या आएगा? 0। दूसरी इक्वेशन की बात करें हम, अगर विद रिस्पेक्ट टू y करें तो क्या आएगा? माइनस 4y, नेक्स्ट y कहाँ पे है? इसमें, माइनस 4x, नेक्स्ट 5z, और नेक्स्ट कितना है? माइनस 2। दूसरी इक्वेशन में, तीसरी इक्वेशन में z वाला ये कितना है? 3z स्क्वायर यानी कि 6z। उसके बाद z वाला कहाँ से कहाँ गिरा? 5y। उसके बाद गिरा माइनस 6x। उसके बाद t वाला गिरा माइनस 2t। y के रिस्पेक्ट करके 19 आएगा, y के रिस्पेक्ट करके कितना आएगा? 90। और लास्ट जो है, जो लास्ट है वो क्या है? यहाँ पे मैं सीधे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। लास्ट कितना है? टी के रिस्पेक्ट टू क्या करना है? 8x। नेक्स्ट कितना है? माइनस 19y। नेक्स्ट कितना है? माइनस 2z। और नेक्स्ट कितना है? माइनस 40। ये चार इक्वेशन आपके पास आ जाए। तो आपने इन सब में t को क्या पुट करना है? नाउ यू पुट t इक्वल टू 1 इन ऑल द इक्वेशंस, ऑल द इक्वेशंस। इक्वेशंस बनेंगी क्या? t को 2x 4/6z, 2x का x माइनस 2y, क्योंकि आपने 2 साथ में कॉमन भी निकाल लिया। t को 1 पुट कर रहे हैं, t को 1 2x 4/6z,
तो लिखता हूँ जो लिखा हुआ है, से कंफ्यूज मत हो जाए। 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। और में आप जा सकते हो और उसको लिख सकते हो x माइनस 2y माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट कितना है, 6 वाला पहले लिखना, ये 6x प्लस 5y माइनस 6x प्लस 5y प्लस 6z माइनस 2, ये नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा, ये हमने पहले लिख दी, चलो कोई बात नहीं, अब ये लिख देते हैं माइनस 4x माइनस 4y माइनस 4x माइनस 4y, इक्वेशंस को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5z माइनस 19 माइनस 5z माइनस 19 इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है, 8x माइनस 19y माइनस 2z, 8x माइनस 19y माइनस 2z माइनस 42 माइनस 40। ये रजे आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगे 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 इक्वेशन आपके पास, 4 इक्वेशन। इनमें से आपने ये सेट ऑफ इक्वेशन, कोई भी 3 इक्वेशन ले लो, वहां से एक्स वाई जेड निकालना। कैसे आई, बाय पुटिंग p इक्वल टू 1, बाय पुटिंग p इक्वल टू, समझ गए बात यहाँ तक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इनमें से भी आपको कोई कंपल्शन नहीं है, जो सबसे आसान लगे वो रिमूव कर, चाहे तो x चाहे तो y चाहे तो z। अब अगर हमें 2, 3 को सॉल्व करना है, तो यहाँ कितना है x, यहाँ कितना है 6x, क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऐड कर देंगे 3 में, तो क्या आ जाएगा माइनस 6x प्लस 6x 0, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7y, इसको 6 से किया कितना आएगा माइनस 18, माइनस 18 प्लस 6 कितना होता है माइनस 12, और अगर इसको 6 से करेंगे तो 24, 24 में से 2 गए 22, ये क्वेश्चन आ जाएगी। और यू कैन राइट 7y प्लस 12z माइनस 22 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों पे आ जाओ, इनको मूव कराते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 इंटू सेकेंड प्लस, तो 4x माइनस 4x, इसको 4 से किया तो माइनस 8y और माइनस 4y माइनस 12y, इसको 4 से किया माइनस 12 और माइनस, यहाँ कितना है माइनस 12, आप किससे कर रहे हो 4 से, तो माइनस 12 आ गया, और ये कितना है माइनस 5, तो हाँ जी, यहाँ पे कितना है ये प्लस का है, तो अभी क्या होने वाला है कि अगर आपने इसको 4 से किया माइनस कितना लिखा हुआ माइनस 12, माइनस 12 प्लस 5 कितना होता है माइनस 7, और इसको किया तो किससे 4 इंटू 4 16, आप इसको किससे कर रहे हो 4 से, 4 इंटू 4 16, 16 में से 19 गया कितना आ गया, ठीक है जी, इक्वेशन बन गई। तो यू कैन राइट लाइक 12y प्लस 7z प्लस 3 इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 7। 6 और 7 को सॉल्व करोगे y और z आराम से आ जाए, 312 लगा दो चाहे, 12 7 माइनस 22 3, आपको नेक्स्ट कितना है 7 12 और माइनस 22, y की वैल्यू कितनी आई 36 प्लस, इसको इससे करेंगे 154, z पे कितना आएगा, दिस इंटू दिस कितना होता है माइनस 2 और 264 माइनस 21, और अगर आप कांस्टेंट करोगे तो कितना आएगा 21 प्लस 264, समझ बात 20 20 और 44, देखिए आपके पास कितना हुआ 180 190, ये कितना हुआ, हाँ जी, ये देखो यहाँ पे हम क्या 2312 लगा रहे हैं ना, तो रिपीट करते 2312 मतलब सेकंड थर्ड फर्स्ट, यहाँ पे यही आएगा,
यहाँ पे अपने पास अपने को कितना लिखना था, 49 माइनस दिस, 49 माइनस दिस कितना होता है 144। सो लाइक दिस ये 285 हो गया, ठीक है 285 हो गया, और ये कितना है 1/-1/95। बस आपके पास x की y की वैल्यू कितनी आई, माइनस ये कितना 190 बटे -195 कट गया, दैट विल बी -2। z की वैल्यू कितनी आई, कितना है 285 बाय -95 कैंसिल हो गया, ये आ गया। y कितना है -2, z कितना है 3, x हम निकाल सकते हैं, पुट इन सेकंड, तो x अपने पास आराम से आ जाएगा, ये x, y कितना है अपने पास 2 के -2, आई थिंक -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 आ गया। z कितना अपने पास 3 और +4 इक्वल टू 0, तो ये -9, ये 4 + 4 8, 8 में से 9 गया -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, बेसिकली x कितना आ गया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड वर्टेक्स ऑफ द कॉन, इतना ही आपको करना था वर्टेक्स ऑफ द कॉन। अब आप देखो जो इक्वेशन आपके पास x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई, जो इक्वेशन हमने रखी हुई थी ये वाली फिफ्थ इक्वेशन, इसमें पुट करता हूँ, x में यही कर रहा हूँ, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है -2 और z की वैल्यू कितनी है 3 -40। अब आप देखो इसको 8 + 38, ये कितना है -6 और -40, तो आप समझ पा रहे हो ये कितना है 46 और ये भी 46 है, तो कितना हुआ 0। इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि ये इसको सेटिस्फाई करता है, 0 = 0 आ गया, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट, देन पुट इन फिफ्थ आप करोगे, you will get what 0 = 0, which is the required equation of the, hence the vertex is this 1 -2 3। तो रिपीट द टोटल प्रोसेस, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इक्वेशन को होमोजेनियस बनाना है, ठीक है, होमोजेनियस बना दिया हमने विद द हेल्प ऑफ t, उसके बाद उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स करने हैं सबके रिस्पेक्ट, जीरो के ऊपर पुट कर देना है, फिर t की वैल्यू 1 पुट कर देना है, फिर t एक्चुअल में 1 ही था। इन चारों में से आपके पास 4, मतलब 4 इक्वेशंस आ जाएंगी, 4 लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी, उनमें से कोई 3 चूज कर लो और एक छोड़ दो, उन तीनों को सॉल्व करके आपने एक्स वाई जेड निकालना है, एक्स वाई जेड निकाल के चौथी में वो पुट करना है, वो एक्स वाई जेड क्या होता है वर्टेक्स, जब आप पुटिंग करते हो 0 = 0 आता है, तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, मतलब ये ठीक है, हाँ फॉर्म को रिप्रेजेंट, तो ये था हमारा मेथड वर्टेक्स निकालने का, ठीक है जी, तो आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं फॉर्म का वर्टेक्स निकालने के लिए भी, हाँ जी बढ़े आगे, क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए कॉन इफ दिस विल पॉइंट टू, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको नंबर 1 मान लेना, फिर क्या करना है, मेक इट होमोजेनियस, मेक इट होमोजेनियस विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, 2u(x) डिग्री कम है, t लगा दिया साथ में, 2vy t लगा दिया साथ में, 2wz t लगा दिया साथ में, और d के साथ क्या लगा देंगे, मेक इट होमोजेनियस विद द हेल्प ऑफ t। अब क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स, f का विद रिस्पेक्ट टू x, f का विद रिस्पेक्ट टू y, इसको हम बोलते हैं f x y z, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं, गॉट इट। तो f का विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 2ax, फिर उसके बाद बारीक से लेंगे 2ut, उसके बाद कोई नहीं है 0 आएगा। नेक्स्ट f का विद रिस्पेक्ट टू y कितना होने वाला है 2by, नेक्स्ट 2bt, नेक्स्ट 0, f का विद रिस्पेक्ट टू z कितना होगा 2cz, 2wt इक्वल टू 0, f का विद रिस्पेक्ट टू t कितना होगा, t में सारे ही आ जाएंगे, 2ux भी आ जाएगा, 2vy भी आ जाएगा, 2wz भी आ जाएगा, है ना,
प्लस और तो 2WT भी आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ये यहाँ तक। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है, इसे हम करते हैं टी को 1 पुट, वही हम करने वाले हैं। टी को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, टी को 1 पुट कर देते हैं, टी इक्वल टू 1, तो कितना आ गया 2ax प्लस 2u इक्वल टू 0। यहाँ से आप बड़े आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हो माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। दूसरे में से अगर करेंगे तो कितना आएगा 2by इक्वल टू 2v, तो 0 ही है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस b अपॉन b। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट वाला करें 2wz प्लस 2d इक्वल टू 0, z कितना आएगा -d अपॉन w, ये अपने पास c आएगा ना, 2wc था, 2wc था, c है, यहाँ पे c आएगा, ठीक है। तो z आगे बढ़े आराम से, पुट इन दिस इक्वेशन, ये आपके पास 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, एक इक्वेशन छोड़नी होती है ना आपको, उसमें पुटिंग करनी होती है। तो x का वैल्यू कितना है माइनस यू अपॉन ए, y का वैल्यू कितना है माइनस बी अपॉन z का वैल्यू कितना है माइनस माइनस w अपॉन सी हो ना, b w अपॉन सी, और साथ में कितना पड़ा है 2dt, तो 1 ही है, ठीक। सो what we are left with, it is minus u square by a minus b square by d minus w square by c प्लस d, ये कुछ है, ये 2 तो आप कॉमन निकाल लोगे सारे में से, तो माइनस अगर आप कॉमन निकाल ले, या तो उधर ले जाओ या माइनस कॉमन निकाल दो, तो यू विल गेट दिस। यही आपको करना था कि इफ दिस रिप्रेजेंट ए कॉन, माइनस वाले सारे उठा के उधर ले गए तो ये आएगा ना, तो इफ दिस रिप्रेजेंट ए कॉन इट मस्ट लाई ऑन दिस नेक्स्ट है ना, यहाँ लाई करना जरूरी है। If the equation represent a cone, then these point must lie on इतना ही था बस काम, ठीक है, तो समझ पा रहे हो बात को। तो x y z की वैल्यू होती है इस प्रोसीजर में, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, और अगर उसको वर्टेक्स को जो इक्वेशन हमारे पास पड़ी होती है एक्स्ट्रा, उसमें पुट करने के बाद अगर वो 0 इक्वल टू 0 आता है या सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब होता है दैट रिप्रेजेंट ए कॉन। ये था कि हाउ टू फाइंड द वर्टेक्स एंड हाउ टू शो रिप्रेजेंट ए कॉन, ठीक। आज फिर हम दूसरा कंसेप्ट लेने वाले हैं, इन्वेल्पिंग कॉन। इन्वेल्पिंग कौन सा कंसेप्ट है, इन्वेल्पिंग कॉन। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, हमने इन्वेल्पिंग सिलेंडर भी किया था, इन्वेल्पिंग कोन भी कर रहे हैं। इन्वेल्पिंग कोन मतलब लोकस ऑफ टेंजेंट्स, लोकस ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू द स्फीयर, पॉइंट टू द स्फीयर। स्फीयर की जगह कई बार लिखा होता है कॉन्कोइड भी। कॉन्कोइड का बेसिकली मतलब क्या होता है, टू डायमेंशन की जो मतलब डिग्री 2 की जो इक्वेशंस होती हैं, हम करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक वही है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये जनरेटर्स वैसे ही जाएंगे, पर बीच में ये जो स्फीयर होगा उन दोनों को ये टच करेंगे। अगर आपने इसकी इक्वेशन राइट करनी है तो बहुत ही आसान है, k रेशियो 1 करके करते होते थे। ये पॉइंट क्या था x1 y1 z1, ये क्या था x2 y2 z2, हम क्या लगाते थे सेक्शन फार्मूला, दैट इज kx2 प्लस x1 और k प्लस 1 सेक्शन, ky2 प्लस y1 ओवर k। सिमिलरली kz1 kz2 प्लस z1 बाय, ये पॉइंट होता है तरफ है, it must lie on form
सफियर जो भी दिया हुआ आपको व्हाटएवर इट इज, क्या दिया हुआ है सफियर की इक्वेशन, जो ये सफियर है इसकी इक्वेशन वहां पर लेट कर लिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, सफियर पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट तो पुट करना ही पड़ेगा। ए एक्स टू प्लस एक्स वन ए प्लस वन का, सिमिलरली के एक्स टू ए वाई टू प्लस वाई वन ओवर ए प्लस वन का होल, एंड नेक्स्ट इज के जेड टू प्लस जेड वन बाय ए प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, बस ओपन कर दो। ए स्क्वायर वाले कौन कौन से आएंगे, ए स्क्वायर इज व्हाट, एक्स टू का स्क्वायर वाई टू का स्क्वायर जेड टू का स्क्वायर। फिर के वाले कौन से आएंगे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 2k x1 x2 y1 y2 z1 z2। फिर कांस्टेंट कौन सा आएगा, कांस्टेंट आएगा अपने पास वाले x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो बात को, नीचे वाला क्या है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के लिए बना है, दैट इज k प्लस वन का। अब अगर इसको देखें तो ये उधर लेके जाओगे k स्क्वायर के साथ, तो x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर। नेक्स्ट इज व्हाट, a वाला कैसे होगा, 2 की कॉमन निकाल लिया तो ये कितना आएगा x1 x2 y1 y2। अगर बुक में दूसरा पॉइंट हमने x1 x2 ले लिया, बुक में दूसरा पॉइंट एक x y z होता है, एक पॉइंट होता है x1 y1 z। लास्ट क्या है, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू, तो ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें ये लाइन क्या है, इसका टेंजेंट है, दैट्स व्हाई रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो आएगा, तो लगा दो। बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ये वाला जो यहाँ पड़ा है, 4x1 x2 y1 y2 z1 z2 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब क्या है, x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 4 आप निकाल के बाहर कर दो, यहाँ पे आपको बुक से अगर आप मैच करोगे तो आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बुक में नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब सफियर लेते हैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे, ए रेशो 1 लेंगे, तो एक पॉइंट हम लेते हैं एक्स वाई जेड और एक पॉइंट लेते हैं x1 y1 z1। हमने दोनों पॉइंट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ले लिए, इसलिए ये थोड़ी सी अलग आ गई। और आपको याद हो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन भी ऐसे निकालते थे, तो वो इक्वेशन का फार्मूला क्या था, SS1 इक्वल टू b स्क्वायर। यही इन्वेल्पिंग बॉन्ड में काम करेगा, यही आपका पहले सिलेंडर में काम करता था, सब जगह यही फार्मूला लगता है। क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगी चीज। अब देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सफियर, इक्वेशन ऑफ द कोन सर्कमस्क्राइबिंग द सफियर। मतलब बेसिकली बात वही कर रहा है, कोन आपके पास है और सफियर उसके अंदर ऐसे सर्कमस्क्राइब हो, ठीक है। सफियर की इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और आपको वर्टेक्स दिया हुआ कितना इज 1 1 वर्टेक्स दिया हुआ 1 1 1। तो अब क्या निकालना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है ना। इक्वेशन ऑफ कोन का मतलब यही है, इन्वेल्पिंग कोन, क्योंकि सफियर बीच में है और वर्टेक्स ये होता है। क्या फार्मूला बताया आपको, SS1 इक्वल टू स्क्वायर। S1 का बड़ा सिंपल मतलब है इक्वेशन एट 1 1 1, 1 का स्क्वायर जहां एक्स वाई जेड दिखे वहां वैल्यू पुट कर दो, यही मतलब है ना। तो आपका आंसर आ गया जी S1 1 1 1 3 प्लस 2 से 2 कट गया, 3 में से 2 गए, S1 का मतलब। टेंजेंट इक्वेशन कैसे लिखते थे, क्या रूल बताया था आपको, x को क्या लिखते हैं SX1, y को क्या लिखते हैं y1, z को क्या लिखते हैं ZZ1, और अगर 2x आ जाए तो क्या लिखते हैं x प्लस x1, वट एवर द कोफिशिएंट ऑफ x उसका आधा रख लो, तो xx1 y1 zz1
माइनस x प्लस x1 एट x1 y1 z1 लिख रहे हैं हम लोग प्लस 2 y प्लस y1 माइनस 2, so it's x plus y plus z minus x plus 1 plus 2 y plus 1 व्यंजन की इक्वेशन आ गई आपके पास है x से x y plus 2y कितना आ गया z आपके पास इतना ही है -1 ये वाला जो 2 आएगा वो तो इसके से कैंसिल हो जाएगा तो व्यंजन की इक्वेशन आ गई। अब आपके पास टोटल इक्वेशन क्या बनी s का मतलब जो गिवन इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन है s स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2 ये s है s1 कितना निकाला आपने s1 निकाला है बाद इक्वल टू ये कितना है 3y प्लस z माइनस 1 3y प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर ss1 इक्वल टू 3 स्क्वायर तो इसको ओपन कर दो आप x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2 ये ओपन करेंगे कितना आएगा 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6yz माइनस 2z माइनस 6 इसको बस ले आओ इधर दैट विल बी x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल ये कितना है माइनस 6yz और ये कितना है माइनस 2x प्लस 4y प्लस 4y क्योंकि यहाँ पे कितना 6 उड़ जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 6 प्लस 2 तो 8 हो गया हम लेके कहाँ जा रहे हैं गॉट इट समझ पा रहे हो बात को यहाँ पे 6yz उधर आके माइनस का हो गया 6 प्लस का हो गया x वाला पहले था और कांस्टेंट टर्म यहाँ 1 पड़ी है वहाँ 2 है तो माइनस 3 यही आपका फाइनल आंसर मतलब इसमें सीधा सीधा इन्वेल्पिंग कोण ना लिख के आपके पास आपको उसकी डेफिनेशन लिख के दे दी ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये है जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन show that the three mutually perpendicular tangent line can be drawn to the sphere from the any point on the sphere three mutually perpendicular lines अगर आपको आपने बहुत बार देखा होगा सर्कल पे हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे होती है एक तो ये टेंजेंट एक ये टेंजेंट है ना ये आपने ये आपके पास है ये देखो ये हमने कई बार किया है कि ये आपने मान लो स्फीयर बनाया और यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ करी और यहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ करी ठीक है तो ठीक कर लेते हैं सही जब ये सर्कल होता है ना तो दो टेंजेंट बनते हैं क्योंकि वो 2 डायमेंशन होता है जब स्फीयर होता है तो देयर विल बी 3 टेंजेंट्स यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बॉल यहाँ पे वो नजर नहीं आएगा क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं बनाना जब स्फीयर में हम डायरेक्शन 3 लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जब तीनों डायरेक्शन होती हैं तो हर एक डायरेक्शन में एक टेंजेंट होती है इस वजह से लिखा हुआ है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ठीक है सर्कल में दो टेंजेंट हम बड़ा आराम से विजिबल होता है हमें और स्फीयर में 3 टेंजेंट्स होते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ड्रॉन टू द स्फीयर ये रहा तो वही बात है कि अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी ss1 = t स्क्वायर अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है आपको पहले दो टेंजेंट आपने ड्रॉन की पेयर ऑफ इक्वेशन निकालो इन्वेल्पिंग कोण की कितनी होगी ss1 = t स्क्वायर s का मतलब सेम कोण जो है वो है कोई चेंज नहीं s1 का मतलब x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर तो यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज में लिखोगे लेट कर लो कि p x1 y1 z1 be the point from where three perpendicular tangents are drawn from where p को रफ कर देते हैं इसका कोई फायदा नहीं मैंने वैसे ही समझाने के लिए बताया था आपको कि सर्कल में दो टेंजेंट होती हैं और स्फीयर में 3 p
फ्रॉम वेयर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो पहले आपके पास ये आ जाएगा टी स्क्वायर का मतलब क्या है, x(x1) का स्क्वायर y(y1) z(z1) माइनस a स्क्वायर का इक्वेशन बन गई। अब नाउ इट विल रिप्रेजेंट या इट हैज थ्री म्यूचुअली, क्योंकि जब इन्वेल्पिंग कौन करते हैं तो वहां पे कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें आप ये कह पाओ कि वो टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर की अलग कंडीशन होती है। मान लो ये आपके पास एक सफेद इक्वेशन है ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wd 2wd प्लस d इक्वल टू 0 ये जनरल इक्वेशन है। तो अगर इसके तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होंगे तो कंडीशन क्या होगी, a प्लस b प्लस c इक्वल टू, इफ दिस इक्वेशन हैव थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। मतलब ऐसे याद रखना आपको, कैसे याद रखना आपको कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर नाउ इट हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है, ये सारा, जब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सारा ही आएगा, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं कि बीच में आएगा, तो we will write on the next page. So x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। जब x के को इससे मल्टीप्लाई करा माइनस a स्क्वायर लिखा मैंने, सही है। अब इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो कितना आएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो ये आ गया जी माइनस x1 स्क्वायर प्लस, अब y स्क्वायर का ऑप्शन कितना है, वही सेम x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर को भी इसी से सेम मल्टीप्लाई करना है, इसी चीज को y स्क्वायर के सारे को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से क्या आएगा, y1 का स्क्वायर ना आएगा y1 का स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा z1 का स्क्वायर। तो आप क्या समझिए यहाँ से, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, y स्क्वायर वाला y स्क्वायर से, और z1 का स्क्वायर z1 के स्क्वायर से कैंसिल, कितना आ गया अपने पास, y1 कितनी टाइम आएगा, 2 टाइम, x1 भी 2 टाइम, z1 भी 2 टाइम। और आप देख पा रहे हो कि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। यही आपका आंसर है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन व्हिच प्रूव्स द रिजल्ट। तो बस जल्दी सम अप कर रहा हूँ। Whenever equation of cone has three mutually perpendicular generators, देखो ये दिमाग के तौर पे आप देख सकते हो, इक्वेशन ऑफ, ये देखो जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन व्हिच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज दिस। या एज ए आर्टिकल भी आप ले सकते हो और एज ए सिंपल रिजल्ट भी ले सकते हो। जनरल इक्वेशन ऑफ कोन होती क्या है, पहले जनरल इक्वेशन ऑफ कोन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोन कितना होता है, ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर और 2hxy 2hxy 2fyz 2gzx, ये इक्वेशन होती है जनरल। उसके साथ अगर हम जोड़ देते हैं 2ux 2vy 2wz, वो भी जनरल नहीं है। अब इट पासेस थ्रू x एक्सिस, मान लो ये x एक्सिस से पास करती है, तो क्या होने वाला है, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा। y z 0 होने से क्या होगा, ये सारा मटेरियल 0 हो जाएगा, y और z दोनों 0 है तो ये सारा मटेरियल 0 हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद ax स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि a 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन इट passes through y एक्सिस, मान लो y एक्सिस से पास कर रहे हैं तो क्या होगा, x भी 0 z भी 0, तो व्हाट वी गेट, b इज इक्वल। सिमिलरली अगर z एक्सिस से पास करते हैं, passes through
z axis, then what will going to happen, then z axis है तो x भी 0 y भी 0, इसका मतलब c भी 0। तो जब भी a cone have p, it passes through axis, a भी 0, b भी 0, c भी 0, इसका मतलब इनका सम भी 0 होगा। तो whenever a cone has p mutually perpendicular generators, इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2 होना ही चाहिए। ये था जी आज का लेक्चर, और होपफुली आपको अच्छे समझ आ जाएगा। आज हमने कौन से कंसेप्ट किए हैं? हमने दो कंसेप्ट किए हैं। एक तो हमने क्या किया है, वर्टेक्स ऑफ द कॉन निकालना सीख लिया, दूसरा इन्वेल्विंग कॉन। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से आप करो, और बहुत जल्द हम नए लेक्चर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।